युद्ध इतिहास में कुछ हथियार अपने विरोधियों में भारी भय पैदा करते हैं, जैसा द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेना के टाइगर टैंक ने किया था। जब यह 1942 में उत्तरी अफ्रीका और सोवियत संघ के युद्ध क्षेत्रों में उभरा, तो इसने तुरंत ही खुद को एक श्रेष्ठ बख्तरबंद लड़ाकू वाहन साबित किया, जो अपनी भारी कवच के कारण सभी मित्र देशों के टैंकों से बेहतर था, जो इसे सबसे बड़े तोपों को छोड़कर सभी से सुरक्षा प्रदान करता था, जबकि इसमें खुद अत्यधिक प्रभावी 88 मिलीमीटर KW के 36 तोप लगी थी। हालांकि M4 शेरमन या T-30 और 4 जैसे टैंकों की तुलना में इसकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन युद्ध क्षेत्र में एक उत्कृष्ट टैंक किलर के रूप में इसकी प्रतिष्ठा इसके प्रत्यक्ष भौतिक प्रभाव से कहीं अधिक थी, जिससे टाइगर टेरर का उदय हुआ, जिसने कई मित्र देशों के टैंक दलों को युद्ध में जाते समय डराया। एक अनुभवहीन दल के हाथों में भी टाइगर एक भयंकर हथियार था, लेकिन कुशल टैंकरों द्वारा संचालित होने पर यह कभी-कभी लगभग अजेय होता था। जर्मनी के कुछ महानतम टैंक एस इन वाहनों में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करते थे, अक्सर एक ही मुकाबले में अधिक दुश्मन टैंकों का सामना कर शीर्ष पर आते थे। इस एपिसोड में हम माइकल व्हिटमैन की कहानी की पड़ताल करेंगे, जो संभवतः नाजी जर्मनी के सबसे मशहूर समकालीन और टाइगर फोर्स के पोस्टर बॉय थे। एक प्रसिद्ध टाइगर एस की सेलिब्रिटी छवि से लग सकता है कि माइकल व्हिटमैन केवल प्रचार थे, हालांकि सच्चाई में वह अपनी अविश्वसनीय प्रतिष्ठा से भी अधिक भयानक हो सकते थे। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत। माइकल व्हिटमैन 20वीं सदी के दूसरे दशक में जर्मन ग्रामीण इलाकों में कई लोगों की तरह एक किसान परिवार से आए थे। बावेरिया के वोल्गाएफेल गांव में 22 अप्रैल 1914 को जन्मे और कैथोलिक विश्वास में पले बड़े व्हिटमैन ने 16 वर्ष की आयु में अनिवार्य शिक्षा पूरी करने के बाद उस समय के कई युवा जर्मन लड़कों की तरह अपने पिता के साथ पारिवारिक खेत पर काम करना शुरू किया। खेत के जीवन ने उनके चरित्र विकास को काफी प्रभावित किया और उन्हें यह सिखाया कि कड़ी मेहनत से ही व्यक्ति जीवन में सफलता और अपनी जगह पा सकता है। उन्होंने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टीम वर्क के महत्व और बड़े कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टरों के संचालन और रखरखाव की बुनियादी यांत्रिक कौशल भी सीखे, जो भविष्य में उनके लिए उपयोगी साबित होंगे। 19 वर्ष की आयु में वह पारिवारिक खेत छोड़ने और स्वैच्छिक श्रम सेवा एफएडी में शामिल होने के लिए तैयार थे, जिसे 1931 में महान मंदी के दौरान सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बोझ को कम करने के लिए स्थापित किया गया था। हिटलर के सत्ता में आने के बाद एफएडी को श्रम के सस्ते स्रोत के रूप में बनाए रखा गया, लेकिन जल्द ही तीसरे राइख ने इसे युवा लड़कों को अपने राष्ट्रीय समाजवादी एजेंडे में दीक्षित करने का तरीका माना। एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम करने में व्हिटमैन को खासा आकर्षण था। इसने उन्हें सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि हिटलर ने वर्साई संधि को तोड़ना शुरू कर दिया था और जर्मनी को फिर से सशस्त्र बनाने लगा था। कई युवा पुरुषों जैसे व्हिटमैन के लिए यह काल एक रोमांचक और नशीला दौर था, जिसमें वह शामिल होना चाहते थे। 30 अक्टूबर 1934 को अपने परिवार को सूचित करने के बाद उन्होंने म्यूनिक के निकट स्थित जर्मन आर्मी की इन्फेंट्री में शामिल हो गए। व्हिटमैन ने सैन्य जीवन के साथ तालमेल बिठा लिया। एक प्रशिक्षण सत्र में एक पेंजर एक के साथ मुठभेड़ के बाद वह टैंकों से मोहित हुए और जर्मनी में बनाई जा रही नई बख्तरबंद डिवीजनों में शामिल होना उनकी महत्वाकांक्षा बन गई। उनके फार्म पर मशीनरी के साथ काम करने के अनुभव ने उन्हें छोटे टैंक के कामकाज को आसानी से समझने में मदद की। 2 साल की सेवा के बाद वे कुछ समय के लिए रेलवे में काम करने लगे। फिर उन्हें फिर से सेना में जाने का मन हुआ। हालांकि उन्होंने सेना के बजाय एसएस में शामिल होने का निर्णय लिया, जो उनके भविष्य के लिए नाजी जर्मनी में कई अवसर प्रदान करेगा। सेना की तुलना में एसएस में शामिल होना काफी कठिन था। शारीरिक और चिकित्सकीय जरूरतों और पृष्ठभूमि की जांच सभी पर सख्ती से लागू की गई, जिससे कई आवेदकों को खारिज कर दिया गया, लेकिन व्हिटमैन को नहीं। स्वीकृति के बाद वह खुश हुआ कि वह एक बख्तरबंद कार इकाई में शामिल होगा। जल्द ही उसे एक विशिष्ट एसएस इकाई में ट्रांसफर कर दिया गया, जो बर्लिन में हिटलर के निजी अंगरक्षक के रूप में काम करती थी।
25 साल की उम्र में एसएस के विटमैन ने खुद को पोलैंड अभियान में शामिल पाया, जिसने आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध को छेड़ दिया। नी एसएस कमांडर के रूप में उनकी टीम अभी भी वेहरमाख्ट के अधीनस्थ थी। उन्होंने अपनी टीम को अग्रिम टोही भूमिकाओं और वेहरमाख्ट के किनारों की सुरक्षा में व्यस्त रखा। 1 सितंबर से शुरू होकर विटमैन और उनके एसएस साथी प्रारंभिक लड़ाइयों में जिद्दी पोलिश प्रतिरोध का सामना कर रहे थे, लेकिन शीघ्र ही पोलिश सेना पीछे हटकर हार गई। 25 सितंबर को हिटलर को अपने अंगरक्षक इकाइयों पर इतना भरोसा था कि वह स्वयं उनका निरीक्षण करने मैदान में गए। पोलिश सेना के आत्मसमर्पण के बाद विटमैन और उनके लोग नए इलाकों को सुरक्षित करने में जुटे, इससे पहले कि वे क्रिसमस पर जर्मनी लौटकर आराम करें और पश्चिमी अभियान की तैयारी के लिए प्रशिक्षण लें। विटमैन की इकाई को जनरल फेडर वॉन ब्रॉक की सेना ग्रुप बी में नियुक्त किया गया था, जिसे हॉलैंड पर हमला करने और बेल्जियम के माध्यम से जर्मन सेना के मुख्य हमले को कवर करने का काम सौंपा गया था। हॉलैंड में घुसते हुए विटमैन और उनके साथियों ने कई प्रमुख शहरों, गांवों और पुलों को बिना गोली चलाए कब्जा कर लिया, क्योंकि डच रक्षक चकित रह गए। रॉटरडैम को कब्जा करते हुए एसएस इकाइयां दक्षिण की ओर मुड़ गई, फ्रांस की ओर, जहां उन्होंने अपने डरावने दुश्मन को निराश और थका हुआ पाया। हालांकि ब्रिटिश बल डनकिर्क से घर भाग निकले, फ्रांस के पतन से पहले विटमैन की टुकड़ी का उपयोग नव अधिग्रहित क्षेत्र की निगरानी के लिए किया गया, इससे पहले कि वह जर्मनी लौटे। उनकी इकाई अब अपनी बख्तरबंद गाड़ियों को छोड़कर अधिक शक्तिशाली स्टुक तीसरा हमला बंदूक ले रही थी। पेंजर तीसरा टैंक के चेसिस पर बना हमला बंदूक में पूरी तरह घूमने वाली बुर्ज नहीं थी, जिसके लिए वाहन को लक्ष्य की दिशा में मोड़ना पड़ता था। वाहन को दुश्मन के टैंकों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनके किलेबंदी को साफ करने के लिए बनाया गया था। युद्ध की शुरुआत में एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन के लिए 75 मिलीमीटर की बंदूक एक शक्तिशाली हथियार था। स्टग 3 का उपयोग मुख्य रूप से एंटी आर्मर भूमिका में होने लगा, विशेषकर घात या ऊंचाई से दुश्मन पर निशाना लगाने के लिए। प्रशिक्षण गहन और यथार्थवादी था, ताकि हिटमैन और उनकी इकाई आगामी रूसी अभियान के लिए तैयार हो सके। लेकिन पहले उन्हें जर्मनी के युगोस्लाविया पर हमले का समर्थन करना था, ग्रीस से लड़ रहे इटली की सहायता स्वरूप। 7 अप्रैल को विटमैन की इकाई बुल्गारिया से युगोस्लाविया में प्रवेश कर बाल्कन देश के माध्यम से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ी और ग्रीस में घुस गई। विटमैन ने नियमित रूप से अपनी वीरता और स्तग 3 को संभालने का कौशल दिखाया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने तूफान का इस्तेमाल दुश्मन के किले के पास पहुंचने और उसे नष्ट करने में किया, जिससे एसएस सैनिक उनके पीछे आगे बढ़ सके। 30 अप्रैल तक युगोस्लाविया और ग्रीस पतन के बाद विटमैन और उनके लोग एथेंस में विजय परेड में शामिल हुए, परंतु उनके साहस की वास्तविक परीक्षा अभी शेष थी। बोहेमिया में आराम करते हुए और ऑपरेशन बारबरोसा नामक सोवियत संघ पर जर्मन हमले की तैयारी करते हुए विटमैन की यूनिट 22 जून 1941 को शुरू हुए हमले के दौरान आरक्षित में थी। अंततः 27 जून को पूर्व की ओर बढ़ते हुए वे एसएस वाइकिंग डिवीजन के साथ जामोस्क पर मार्च करने के लिए शामिल हो गए। सोवियत सेना युद्ध के शुरुआती दौर में नाजी जगरनॉट को रोकने में असमर्थ रही, क्योंकि जर्मन और एक्सिस ब्लिट्ज़क्रेग ने खराब संगठित सोवियत रक्षकों को घेर लिया और उन्हें मार डाला या आपूर्ति लाइनों से अलग करके नष्ट कर दिया। विटमैन और उनके स्टग 3 बजार्ड ने तिबार ने रक्षात्मक किलेबंदी को उड़ाने में मदद जारी रखी, परंतु 12 जुलाई को उनके गनर ने देखा कि सोवियत वाहन उनकी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। एक और घेराबंदी से बचने का प्रयास करते हुए उन्होंने जल्दी से वाहनों की पहचान की कि वे डरावने T-34-76 थे और 2 समूहों में 18 काम कर रहे थे। युद्ध के इस समय T-34761 एक भयानक हथियार था, जो जर्मनों के कई पेंजर और टैंक विध्वंसकों का मुकाबला कर सकता था। विटमैन ने स्टग 3 में एक कवच भेदी गोला लोड करने का आदेश दिया
और पास की पहाड़ी पर एक बेहतर स्थिति लेने के बाद रेड आर्मी के पहले प्रभावशाली टैंक पर गोली चलाई और उसे नष्ट कर दिया। लेकिन वह अभी समाप्त नहीं हुआ था और आगे की लड़ाई में उसने 5 और टैंक नष्ट किए, जिससे उसे एसएस के सभी रैंकों से सम्मान और पहचान मिली। उत्तम रणनीति से जर्मन शुरू में T-34 का मुकाबला कर पाए, लेकिन आगे इनकी संख्या बढ़ेगी और जर्मनों पर भारी पड़ेगी। रूस में जर्मन टैंकों की भारी मांग के कारण कई जर्मन टैंक क्रू, विशेषकर हमला बंदूकों के मामले में, खुद को पतला और फैला हुआ पाया। व्हिटमैन ने जल्द ही सीखा कि कैसे अकेले टैंक से लड़ना है, क्योंकि उन्होंने एसएस पैदल सेना इकाइयों को दुश्मन की स्थिति पर एक जोरदार हमला किया। अगस्त में व्हिटमैनस्टग तीसरा ने खेरसोन शहर की लड़ाई के दौरान एक सोवियत गणबोट के साथ भी मुकाबला किया, उसे डुबो दिया और पास की सोवियत पनडुब्बी पर गोलीबारी की। विस्फोटक गोले से घायल होने के बाद उन्हें आराम के लिए वापस बुलाया गया। उन्हें उनकी बहादुरी और कौशल के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास भी शामिल था। एसएस के अधिकारियों ने भी उन्हें नोट किया। उन्हें उनके अधीनस्थ पुरुषों के लिए एक आदर्श के रूप में देखा, जो पीछे की पंक्तियों में शांत और गरिमामय थे, फिर भी युद्ध के मैदान पर साहसी और दृढ़ थे। इसके अलावा उन्हें सामने नए स्तग तीसरा चालक दल के सदस्यों को प्रशिक्षित करने का काम सौंपा गया था। उनके कमांडरों को उम्मीद थी कि वह अपनी कुछ कौशल युवा पुरुषों को पास कर सकते हैं। फिर भी न तो व्हिटमैन और न ही जर्मन सेना में कोई और उसकी किस्मत बदल सकता था। सर्दियों तक जब दोनों पक्ष ठंड से लड़ने के लिए तैयार हो गए, व्हिटमैन ने खुद को जर्मनी वापस जाते हुए पाया, एक अधिकारी बनने और एक नए हथियार पर प्रशिक्षण लेने के लिए। व्हिटमैन एसएस में एक अधिकारी बनने के अपने प्रयासों में उत्कृष्ट रहे। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने खुद को एसएस की सबसे शक्तिशाली युद्ध मशीनों में से एक टाइगर टैंक में नियुक्त पाया। भारी कवच और उत्कृष्ट 88 मिलीमीटर की तोप के साथ टाइगर एक सच्चा खतरा था, सिवाय सबसे भारी सोवियत कवच के। ग्रीष्मकाल तक 1943 उस समय यह अग्रिम पंक्ति में बहुत जरूरी था, क्योंकि सोवियतों ने जर्मनों को पीछे ढकेलना आरंभ कर दिया था। पूर्वी मोर्चे पर लौटते हुए व्हिटमैन और उनका टाइगर हिटलर के ऑपरेशन सिटाडेल में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे, जो सोवियत सेना पर जर्मन बख्तरबंद टुकड़ियों द्वारा एक बड़ा पिंसर हमला था। सोवियत बख्तरबंद बल अब T-34 और केवी सीरीज टैंकों से भरे हुए थे। जर्मनों को उम्मीद थी कि नए टाइगर और पैंथर सोवियत मात्रा का मुकाबला जर्मन गुणवत्ता से करेंगे। दुर्भाग्य से व्हिटमैन और उनके साथियों के लिए जल्दबाजी में बनाए गए जर्मन टैंक निम्न गुणवत्ता के थे, जिससे लगातार टूट फूट होती रही। फिर भी व्हिटमैन और उनके दल ने अपने लक्ष्य कुर्स्क शहर की ओर बढ़ना जारी रखा। कुर्स्क की लड़ाइयां बख्तरबंद युद्ध के चरम और इतिहास की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई की गवाह बनेंगी। व्हिटमैन और उनके टाइगर ने कड़ाई से लड़ाई की और 30 से कम सोवियत टैंकों को नहीं गिराया। परंतु एक सप्ताह की कठिन एवं रक्त रंजित युद्ध के पश्चात हिटलर को पूर्व में अपनी अंतिम महत्वपूर्ण ग्रीष्मकालीन अभियान वापस लेना पड़ा। आपदा से बचाने का प्रयास करते हुए व्हिटमैन को नाइट्स क्रॉस मिला और कई प्रचार फिल्मों और प्रकाशनों में सजाया गया, क्योंकि वह प्रथम विश्व युद्ध के रेड बैरन पर आधारित ब्लैक बैरन के रूप में जाना गया। थोड़े समय के लिए इटली में रहने के बाद व्हिटमैन और उनका टाइगर 1943 के अंत में पूर्वी मोर्चे पर लौटे, जहां उन्होंने सोवियतों को रोकने के लिए वेहरमाचट के साथ लड़ाई लड़ी। जल्द ही हिटलर ने स्वयं व्हिटमैन को 117 दुश्मन टैंकों को नष्ट करने के लिए उनके नाइट क्रॉस में ऑक के पत्ते प्रदान किए। अप्रैल 1944 में व्हिटमैन को नॉर्मंडी में पेरिस के उत्तर पश्चिम में फिर स्थानांतरित किया गया, जब मित्र देशों ने वहां लैंडिंग की। भारी एसएस पेंजर बटालियन 101 के साथ लड़ते हुए व्हिटमैन और उनके साथियों को मित्र देशों की लैंडिंग जोन पर हमला करने का आदेश दिया गया, ताकि उन्हें बाहर निकलने से रोका जा सके। 12 टाइगर की कंपनी के साथ नॉर्मंडी की यात्रा जोखिम भरी थी, क्योंकि मित्र देशों का वायु प्रभुत्व था और P-51 मस्टैंग व हॉक टाइफून ने हमला किया।
लैंडिंग के एक सप्ताह बाद व्हिटमैन पश्चिम में नई अग्रिम पंक्ति पर पहुंचे, लेकिन इसमें उनके 6 टाइगर्स की क्षति हुई, जो हवाई हमलों और टूट फूट के कारण नष्ट हो गए थे, मित्र देशों के कवच से टकराने से पहले। 13 जून 1944 को व्हिटमैन ने पाया कि विलबोकाज गांव पहले ही ब्रिटिश सेना की 7वीं बख्तरबंद डिवीजन के कब्जे में था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने ब्रिटिशों को चौंका दिया और उनकी 88 मिमी तोप से गोले पर गोले ब्रिटिश टैंकों और बख्तरबंद वाहनों पर बरसने लगे, जबकि उनकी मशीन गन ने कई पैदल सैनिकों को मार गिराया। अंततः ब्रिटिश ने खुद को संगठित किया और टाइगर को निष्क्रिय कर दिया, जिससे उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन इससे पहले व्हिटमैन ने लगभग 1 दर्जन चर्चिल टैंक और अन्य वाहन नष्ट कर दिए थे। इस शानदार जीत ने मित्र राष्ट्रों के मन में व्हिटमैन और टाइगर दोनों की प्रतिष्ठा को और मजबूत कर दिया। हालांकि वेहरमाच के लिए भविष्य में ऐसी सफलताएं हासिल करना कठिन होता जा रहा था। मित्र राष्ट्रों की वायु शक्ति और नौसेना के तोपखाने ने मिलकर लैंडिंग क्षेत्रों के पास आना अत्यधिक घातक बना दिया, जिससे अंततः मित्र राष्ट्रों को बाहर निकलने की अनुमति मिली। 8 अगस्त 1944 को व्हिटमैन को मित्र राष्ट्रों के आक्रमण को रोकने हेतु कार्रवाई करने का आदेश मिला। व्हिटमैन टाइगर्स, पैंजर आईवीज और आक्रमण बंदूकों की मिश्रित सेना का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश और कनाडाई टैंकों के जाल में फंस गए। एंग्लो कनाडाई सेना अमेरिकी निर्मित M4 शेयरमन्स और कुछ फायरफ्लाइज से सुसज्जित थी, जो टाइगर से लड़ने के लिए ब्रिटिश द्वारा संशोधित शेयरमन थे, 17 पाउंडर बंदूक के साथ। हमले में व्हिटमैन के टाइगर टैंक को ब्रिटिश फायरफ्लाई टैंक द्वारा टॉरेट पर सीधा निशाना बनाया गया, जिससे 88 मिमी बंदूक का गोला बारूद जल उठा। विस्फोट के परिणाम स्वरूप पूरा टॉरेट पतवार से अलग हो गया। 138 पुष्टि किए गए हत्याओं के बाद ब्लैक बैरन अब नहीं रहा। जर्मनी ने 30 वर्षीय की मृत्यु पर शोक मनाया। उन्होंने उस समय के शीर्ष टैंक एस्कर्टनिस्पेल को पीछे छोड़ दिया था। नाजी प्रचार ने उन्हें एक पौराणिक नायक बना दिया था। युद्ध समाप्ति के पश्चात कुछ इतिहासकारों ने अंतिम गिनती की सटीकता पर विवाद किया है। निस्पेल के समर्थक दावा करते हैं कि उनका असली स्कोर ज्यादा था, जबकि आलोचक कहते हैं कि यह कम था। फिर भी कुछ लोग इस बात से इनकार करेंगे कि व्हिटमैन युद्ध में एक लगभग अजेय शक्ति थे, एक भयानक शक्ति जो तब उत्पन्न हुई जब सभी समय के महानतम टैंकमैन में से एक ने अब तक के सबसे महान टैंकों में से एक की कमान संभाली। माइकल व्हिटमैन की कहानी है, जो नाजी टाइगर चैंपियन थे। कृपया नीचे अपनी खुद की सोच और प्रतिक्रियाओं के साथ एक टिप्पणी छोड़ें और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को समर्थन देने के लिए सब्सक्राइब करना याद रखें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।